नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार में इलेक्शन से पहले आज मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन की बड़ी कोशिश दिखाई दी। बहाना बना वक्फ अमेंडमेंट बिल। पटना के गर्दनी बाग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बड़े धरने का आयोजन किया। इस धरने को आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई माले, एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी समेत ज्यादातर विरोधी दलों ने सपोर्ट किया। लालू यादव समेत सभी पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए। मंच से ऐलान किया गया कि अगर वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास होता है तो देश भर के मुसलमान एनडीए में शामिल पार्टियों से दूरी बना लें। खास तौर से बिहार के इलेक्शन में नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टियों का बॉयकॉट किया जाए। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और मांझी की हम पार्टी के नेताओं का हुक्का पानी बंद किया जाए। बिहार के मुसलमानों से कहा गया कि ईद से पहले बीजेपी की तरफ से मुसलमानों के घर में जो सौगातें मोदी के रूप में गिफ्ट भेजी जा रही है उसे कबूल ना करें, क्योंकि मोदी वक्फ बिल लाकर मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू के नेता इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं। आज नीतीश कुमार जमा खान के इफ्तार में शरीक हुए। जमा खान ने कहा कि कुछ मौलाना मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। जीतन राम मांझी ने कहा कुछ कठमुल्ले झूठ का बाजार खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अब चुनाव से पहले इस इशू पर नीतीश कुमार का रुख क्या होगा? बीजेपी इस नैरेटिव को काउंटर कैसे करेगी? वक्फ बिल पर बिहार बीजेपी के नेता खामोश क्यों हैं? और आज योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर क्या कहा? इस सब मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले दिखाता हूं पटना के गर्दनी बाग मैदान में आज क्या क्या हुआ। गर्दनी बाग में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर गर्दनी बाग में देश भर के मुस्लिम संगठनों के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। बिहार में चुनाव का माहौल बन चुका है, इसलिए इस प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को भी इनवाइट किया गया था। लालू प्रसाद यादव आजकल काफी बीमार हैं, रैलियों में नहीं जाते, लेकिन तेजस्वी यादव लालू को लेकर गर्दनी बाग पहुंच गए। पहली बार चुनाव लड़ने वाली जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा जमात इस्लामी, मिल्ली काउंसिल, इमाम एसोसिएशन समेत ज्यादातर मुस्लिम संगठनों के बड़े बड़े मौलाना भी मंच पर थे। ज्यादातर मौलानाओं ने एक ही बात कही, किसी भी कीमत पर वक्फ बिल को पास होने से रोकना है, क्योंकि बिल पास हो गया तो मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर सरकार कब्जा कर लेगी। सवाल यह था कि बिल को रोका कैसे जाएगा, तो इसका फॉर्मूला भी अनाउंस किया गया कि अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता सपोर्ट न करें तो सरकार यह बिल पास नहीं करवा पाएगी। इसलिए रणनीति के तहत आज का प्रोटेस्ट पटना में रखा गया और अगला प्रोटेस्ट 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होगा। पटना में मंच से हर मौलाना, हर नेता ने नीतीश कुमार को चेतावनी दी। कहा अगर उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट किया तो बिहार का एक भी मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगा। ओवैसी की पार्टी के नेता और विधायक अख्तरुल इबान ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों का जीना मुहाल कर रही है और अब वक्फ बिल लाकर ऐसा रास्ता बना रही है जिसके बाद मौत के बाद भी मुसलमानों को कब्र में चैन नहीं मिलेगा। अख्तरुल इबान ने कहा नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता समझ लें, अगर उन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया तो ये उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यकीन जानिए, आज हमारी दाढ़ी को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी टोपियों को निशाना बनाया जा रहा है, बेटियों के हिजाब फाड़े जा रहे हैं। वो सारे अमल जिससे फिरका परस्तों को मुत्तहिद किया जा सकता है वो सारा कर रहे हैं। लेकिन मेरे नौजवानों और अजीजों, अगर ये काला कानून, काला बिल अगर कानून बन गया तो आज तो जिंदगी में भी हम चैन से नहीं जी पाते हैं, कब्रिस्तानों में भी हमको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा।
न जाने कितने बुलडोजर चलेंगे कब्रिस्तानों में, न जाने कितनी खानकाहें बर्बाद की जाएंगी, न जाने कितने मस्जिदों में ताला लगेंगे। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन हम अपने मजहबी अमल से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार को, ये बात जितन राम मांझी साहब को और चिराग पासवान साहब को भी कहना चाहते हैं कि इक़्तिदार हासिल करने में आपने हमेशा मुसलमानों का साथ लिया है। हम सियासी पार्टियों को दस्तबरदार कर सकते हैं, लेकिन अपने शरिया अमीर की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हमने अपने अमीर की फरमाबरदारी का कलादा अपने गले में रख लिया, दुनिया की कोई ताकत बुरी नजरों से हमें देखने की हिमाकत नहीं करेगी। नेताओं के बाद मौलानाओं की तकरीरें हुई। मौलानाओं की तकरीरों में भी मजहब कम और सियासत की बात ज्यादा हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी ने कहा कि अब इफ्तार पार्टी करने से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार को सीधे सीधे वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अपना रुख साफ करना होगा। अगर नीतीश खामोश रहते हैं तो क्लियर है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं और बीजेपी के साथ हैं। अगर आप इस बिल को रोकने में आपने मुसलमानों का साथ नहीं दिया तो आप लोगों के चेहरे से सेकुलरिज्म और जमहूरियत का मखूटा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा और आपका भी शुमार फासिस्ट और फिरकापरस्त लीडरों में किया जाएगा। मैं बीजेपी की तमाम आली पार्टियों के सरबराहान से मुतालबा करता हूँ और ख़ास तौर पर नीतीश बाबू से भी ये मुतालबा करता हूँ कि वो इस लड़ाई में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, हक व इंसाफ का साथ दें। याद रहे कि ये बिल तय करेगा कि आप हक व इंसाफ के साथ हैं या आप जुल्म नाइंसाफी के साथ में हैं। मुसलमान इफ्तारी के लालीपाप से बहलने वाले नहीं हैं। आपको वक्फ बिल के खिलाफ अपना मौक़िफ़, अपना स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह करना होगा। बिहार में इमारत शरिया नाम का संगठन नीतीश कुमार को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन आज वक्फ बिल के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में इमारत शरिया ने सपोर्ट किया। उसके लोग वहां मौजूद थे। इस तंजीम की बिहार में अच्छी खासी पैठ है। दावा किया जा रहा है कि इमारत शरिया की तरफ से ही गर्दनी बाग में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाई गई। इमारत शरिया का सपोर्ट मिलने से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना काफी जोश में आ गए। पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि नीतीश के इफ्तार में मुसलमानों का न जाना सिर्फ ट्रेलर था। अगर नीतीश ने वक्फ बिल को सपोर्ट किया तो पूरी पिक्चर बिहार के चुनाव में दिखेगी। इलियास ने जेडीयू के मुस्लिम नेताओं को भी चेतावनी दी। कहा अगर उन्होंने नीतीश का साथ दिया तो मुसलमान उनका भी सोशल बॉयकॉट करेंगे। हम ये ऐलान करते हैं अगर ये बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो गया तो नीतीश जी को ये साफ चेतावनी है कि आप हमारी हिमायत से महरूम हो जाएंगे। आप हमारे सपोर्ट को टिकट फॉर ग्रांटेड न लीजिए। हम ये ऐलान करते हैं कि नीतीश जी की पार्टी में जो मुसलमान है उनके अंदर दीनी हमियत है, जर्रा बराबर भी दीनी गैरत है, तो उन्हें पार्टी को छोड़ देना चाहिए, पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए दीन और ईमान के साथ हम हैं, सत्ता के साथ नहीं है। अगर वो वापस नहीं निकलते हैं हम ये ऐलान करते हैं और मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, आप ये कहिए कि हम उनका समाजी बायकॉट करेंगे। वक्फ बिल के मुद्दे पर जो आग लगी है उसमें तेजस्वी यादव ने घी डाला। कहा कि लालू यादव कभी फिरका परस्त ताकतों के सामने नहीं झुके। उनके भीतर भी लालू यादव का खून है। वो मुसलमानों के साथ मिलकर वक्फ बिल के खिलाफ लड़ेंगे। तेजस्वी ने कहा कि देश में तानाशाही चल रही है, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेता सत्ता के लालच में मोदी सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। इसलिए पहले ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्फ को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हरगिज़ कबूल नहीं है। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में
इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं। तेजस्वी यादव को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने। मांझी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करते हैं। वो हर धर्म के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मांझी ने कहा कि कुछ कठमुल्ले अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन वो इस कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको भी प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। एक तरफ गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों का प्रोटेस्ट हुआ, नीतीश कुमार की आलोचना की गई। दूसरी तरफ नीतीश कुमार इफ्तार में शरीक हुए। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने आज अपने घर पर इफ्तार का आयोजन किया था। इस इफ्तार में बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उनकी पार्टी के तमाम नेता पहुंचे। मुस्लिम संगठनों ने जमा खान के इफ्तार को बॉयकॉट किया, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के दौरान जेडीयू से वक्फ बिल पर अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की गई थी। तो बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा, वक्फ बिल पर जेडीयू ने और बिहार सरकार ने मुस्लिम संगठनों से बात की है। आम मुसलमानों के मन में इस बिल को लेकर जो शक है, जो शंकाएं हैं, जो चिंता है, उसे जेपीसी को बताया गया। विजय चौधरी ने कहा, जेडीयू मुसलमानों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। जेडीयू ने अपना रुख शुरू से स्पष्ट कर दिया है और बिहार सरकार का भी रुख स्पष्ट है कि हम लोगों ने, जेडीयू ने भी और सरकार ने भी, जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही पारदर्शी, जिसको कहिए ट्रांसपेरेंट स्टैंड रखा है। अब ये किसी को क्यों नहीं समझ में आता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हालांकि वक्फ बिल पर और मुसलमानों के संगठनों के प्रोटेस्ट पर आज बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कमेंट नहीं किया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान जरूर आया और उन्होंने कहा कि जो मौलाना वक्फ बिल के खिलाफ चिल्ला रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा, अब मोदी सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज को कब्जों से मुक्त करवाएगी। इससे जो आमदनी होगी उसे मुसलमानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगी। इसमें सामंती मुस्लिम शामिल हैं, सवर्ण मुस्लिम शामिल हैं। वक्फ बोर्ड एक जमीन हथियाने का गिरोह है। इसमें पसमानदा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, अति पिछड़ा मुसलमान को भी इसमें परेशानी है। वक्फ बोर्ड से हजारों एकड़ जमीन प्राप्त कर गरीब मुस्लिमों को दिया जाएगा। ये संपन्न मुस्लिम लाखों करोड़ वक्फ की प्रॉपर्टी अपने पास रखे हुए हैं, उसी निमित्त कानून आ रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी बिल के मुद्दे पर आज योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में बात कही। योगी ने कहा, वक्फ की बेशकीमती प्रॉपर्टीज मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में है, जबकि इस संपत्ति पर हर मुसलमान का हक है। योगी ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टीज से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वक्फ एक्ट की खामियों को दूर करना जरूरी है, जिससे विवाद खत्म हो और वक्फ की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सके। भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं।
वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खासतौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। वक्फ प्रॉपर्टी बिल का विरोध करने वालों की मीटिंग पटना में क्यों हुई? मीटिंग करने वालों ने इसकी वजह छुपाने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बता दिया कि वक्फ बोर्ड की हिमायत करने वाले मौलाना नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को डराने गए थे। ये धमकी देने गए थे कि नेताओं ने वक्फ बिल में अमेंडमेंट का विरोध नहीं किया, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा तो उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। बिहार में मुस्लिम वोटर 18% से ज्यादा है। 243 असेंबली सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर हार जीत तय करते हैं। नीतीश कुमार के लिए महादलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन कई चुनावों से लगातार काम करता आया है। बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद मुसलमान उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने, मांझी ने और चिराग पासवान ने मुस्लिम बोर्ड की धमकियों की कोई परवाह नहीं की। बीजेपी के लीडर मुसलमानों को यह समझा रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी गिने चुने अमीर मुसलमानों का इशू है, गरीब मुसलमानों का वक्फ प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आग दोनों तरफ बराबर लगी है और बिहार में जब तक चुनाव है इसकी गूंज हर रोज सुनाई देगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज संभल और मेरठ में प्रशासन ने पीस कमेटीज की मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्योंकि परसों रमजान का आखिरी जुमा है, फिर 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उसके बाद ईद होगी। इसलिए प्रशासन शहरों के सेंसिटिव इलाकों में पीस कमेटीज की मीटिंग कर रहा है। संभल में आज हुई पीस कमेटी की मीटिंग में संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा, एएसपी श्रीश चंद्र जोशी और सीओ अनुज चौधरी शामिल हुए। अफसरों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन की तरफ से त्योहारों पर हर संभव मदद की जाएगी, यानी बिजली की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी, लेकिन शांति बनी रहे, कहीं कोई विवाद ना हो, इसकी जिम्मेदारी आम लोगों को लेनी होगी। लोग नियमों का पालन करें, कानून न तोड़ें, तो किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। संभल के एएसपी ने कहा, ईद के दिन मुस्लिम भाइयों को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि ईद की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाए, सड़कों को जाम न किया जाए, घरों की छतों पर भी नमाजी इकट्ठे ना हो। एएसपी श्रीश चंद्र ने कहा, ये सारे नियम कई साल से लागू हैं, लेकिन इनका सख्ती से पालन हो, कोई कोताही ना हो। इसलिए प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों के सामने स्थिति साफ कर दी। पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सभी पक्षों के लोग एवं सदस्यगण मौजूद रहे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि कहीं भी नमाज बोर्ड पर अदा नहीं की जाएगी। परंपरागत रूप से नमाज जिन मस्जिदों एवं ईदगाहों में होती है वहीं पर अदा की जाएगी। परिसर के बाहर कहीं भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। छतों पर भी अनावश्यक रूप से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, न ही नमाज पढ़ेंगे। साथ ही लाउड स्पीकर भी अनावश्यक रूप से नहीं बजाए जाएंगे, यह भी सुनिश्चित किया गया है।
इसके बाद अपने बयानों को लेकर चर्चा में आने वाले संभल के सीईओ अनुज चौधरी बोले। उन्होंने कहा होली के मौके पर उनकी बात लोगों को बुरी लगी थी, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। अनुज चौधरी ने कहा कि अगर मुसलमान ईद की सेवैयां हिंदुओं को खिलाना चाहते हैं तो उन्हें भी होली की गुजिया खानी होगी। भाईचारा सिर्फ एक समुदाय के हाथ आगे बढ़ाने से नहीं होगा, ताली दोनों हाथ से बजती है। यही उद्देश्य रहता है हमेशा, अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर धर्म, हर मजहब के लोगों को अपने पर्व, अपने त्योहार मनाने की पूरी छूट है। यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ योगी ने यह भी कहा कि सनातन ने हमेशा सबको सुरक्षा दी है, सबकी भलाई के लिए काम किया है, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, उससे सावधान रहने की जरूरत भी है। होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म और संस्कृति है सनातन धर्म। दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब नहीं है जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो, उसके संरक्षण के लिए उसको हर प्रकार से फलने फूलने के लिए अवसर न प्रदान किया हो। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस सनातन वाक्य है। दुनिया के अंदर कोई बोलता है इस भाव के साथ सनातन धर्मावलंबी ने हमेशा काम किया है। और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। इसके बाद योगी ने संभल की बात की। योगी ने कहा कि संभल सनातन का पौराणिक नगर रहा है। बाहर से आए आक्रमणकारियों ने संभल से सनातन के निशान मिटाए, उन निशानों को फिर से खोजा जा रहा है। संभल के प्राचीन स्वरूप को फिर से लौटाया जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? योगी ने कहा अगर किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा किया है तो उस कब्जे को तो खाली कराना ही होगा। संभल में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहां कहां हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद देखिए, सवाल मस्जिद का नहीं है। जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं,
भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रही? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए, ट्रैफिक जाम न किया जाए, ये नियम कायदे कोई नए नहीं हैं। पर यूपी में कई जगह ऐसी हैं जहां कोई इनकी परवाह नहीं करता था। लेकिन बदले हुए माहौल में ज्यादातर मुस्लिम भाई मानते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिना बात के तकरार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इन नियमों का पालन प्यार से समझा बुझाकर किया जा सकता है। मेरठ में एसपी को यह कहने की क्या जरूरत थी कि इस बार अगर पुलिस केस दर्ज हुआ तो न नया पासपोर्ट बन पाएगा और न ही हथियार का लाइसेंस मिल पाएगा। जो काम सीधे रास्ते से हो सकता है उसके लिए उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? इन अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ की बात सुननी चाहिए, जिन्होंने कहा कि यूपी में हिंदू और मुसलमान दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं, दोनों के पास बराबर के अधिकार हैं और अच्छा होगा कि यह बात ग्राउंड पर भी नजर आए। आज आगरा में दिन भर टेंशन रही। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। असल में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर गलत बयानी की थी। इससे नाराज करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आज रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोल दिया। चूंकि करणी सेना के सपोर्टर्स ने पहले ही समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, इसीलिए पुलिस तैयार थी। शहर में बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन पुलिस के इंतजामात बेअसर साबित हुए। करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बैरिकेड तोड़े, आगे बढ़ते चले गए। रामजी लाल सुमन के घर पर जमकर तोड़फोड़ की गई। घर के बाहर रखी कुर्सियों को पटक पटक कर तोड़ा गया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने समाजवादी पार्टी से रामजी लाल सुमन को पार्टी से निकालने, राज्यसभा से उनकी मेंबरशिप खत्म किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा अगर मांगे नहीं मानेगी तो करणी सेना इससे भी उग्र प्रोटेस्ट करेगी। हम अनुशासित लोग हैं, हम संयमित लोग हैं, हमें संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर आप बार बार छेड़ोगे हमारे ऐतिहासिक पुरुष जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है। राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है, और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करणी सेना अगर वहां जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है जो इस तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है, इसको नहीं हटाया सपा से। इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। ये तो केवल झांकी है, तो बाकायदा पूरे देश में तांडव होगा और हम लोग सड़कों पे आएंगे। रामजी लाल सुमन के जिस बयान पर लोग इतने नाराज हैं, वो बयान उन्होंने 21 मार्च को दिया था। उस वक्त रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में क्या कहा था, ये मैं आपको सुनवा देता हूं।
एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। हालांकि आज जब करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोला, प्रोटेस्ट हुआ, तो रामजी लाल सुमन को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी। सुमन ने कहा कि वो राणा सांगा जैसे महान योद्धा का सम्मान करते हैं, उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने एमपी के बयान से किनारा कर लिया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। पार्टी के सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की थी। राजपूत समाज या किसी अन्य समाज के अपमान का उनका कोई इरादा नहीं था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को जवाब दिया। योगी ने कहा, जो लोग बाबर और औरंगजेब का गुणगान करते हों, उनसे देश के महापुरुषों के सम्मान की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। योगी ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया होगा कि राणा सांगा का अपमान महंगा पड़ सकता है, इसलिए अब इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हों, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हों, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने जो कमेंट किया वो वाकई में निंदनीय है। मैंने बचपन से राणा सांगा की कहानियां सुनी हैं, उनके घावों की, उनकी चोटों की बातें सुनी हैं। वो हमारे देश के वीर योद्धा हैं, राष्ट्र का गौरव हैं। राणा सांगा के बारे में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देश के वीर योद्धाओं पर बयानबाजी करने वालों की बुद्धि शुद्धि होनी चाहिए। और यह बात सही भी है कि जो लोग भारत में रहकर
औरंगजेब को महान बताते हैं, राणा सांगा का अपमान करते हैं, उनका इलाज करने की जरूरत तो है। आज लोकसभा में एक अजीब वाकया हुआ। शून्यकाल का वक्त था, सदन की कार्रवाई चल रही थी, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। इस बीच अचानक स्पीकर ओम बिरला ने सबको चुप कराया और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कहा कि वो सदन के नियम कायदों का ध्यान रखें और सदन की मर्यादा के मुताबिक व्यवहार करें। स्पीकर ने जो कुछ कहा उसे सामने बैठे राहुल गांधी ने सुना, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। क्योंकि स्पीकर ने जिस वक्त ये बात कही उस वक्त सदन में खामोशी थी, कोई हंगामा नहीं हो रहा था, राहुल गांधी भी चुपचाप बैठे थे। इसीलिए केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी स्पीकर की बात पर आश्चर्य जताया, लेकिन स्पीकर ने अपनी बात कही और इसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करके आसन से उठ गए। स्पीकर ने यह बात क्यों कही, मामला क्या था, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको सुनाता हूं कि आज स्पीकर ने हाउस में कहा क्या। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। ओम बिरला ने जो बात कही उसके पीछे की वजह उन्होंने नहीं बताई, लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने लोकसभा की कार्रवाई का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया और इशारा किया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के इस व्यवहार के कारण स्पीकर को ने मर्यादित व्यवहार की नसीहत देनी पड़ी। अमित मालवीय ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी सदन में आते हैं तो अपनी सीट पर जाने से पहले तीसरी रो में बैठी अपनी बहन प्रियंका को देखकर रुक जाते हैं, प्रियंका गांधी को विश करते हैं, बहन के गाल पर हाथ लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अमित मालवीय को लगता है कि स्पीकर ने राहुल को इसी व्यवहार के कारण टोका। हालांकि ओम बिरला ने राहुल को नसीहत दी, उसके बाद राहुल जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन वो कुछ बोल पाते इससे पहले ही स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी। तो राहुल ने सदन के बाहर आकर स्पीकर के कमेंट पर नाराजगी जाहिर की। राहुल ने कहा कि स्पीकर ने उनके बारे में कमेंट किया और उन्हें जवाब देने का मौका तक नहीं दिया, जबकि उन्होंने तो आज सदन में कुछ भी नहीं बोला था। राहुल ने कहा कि आजकल पार्लियामेंट में विपक्ष की अनदेखी हो रही है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। पार्लियामेंट के भीतर लोकतंत्र खत्म हो गया है। पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है, जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है, यहां पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं। तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। ऐसा लगा कि इस बार राहुल ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिस पर आपत्ति की जाए और स्पीकर को इतना लंबा लेक्चर देना पड़े। लेकिन प्रॉब्लम है कि राहुल का रिकॉर्ड ऐसा है कि स्पीकर को बात बात पर गुस्सा आता है, वो वाजिब होता है। राहुल गांधी को इतने बरस पार्लियामेंट में रहने के बाद भी सदन के नियमों की जानकारी नहीं है, या वो
जानबूझकर नियमों की परवाह नहीं करते। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री किसी एक इशू पर सुओ मोटो स्टेटमेंट देते हैं तो उसके बाद प्रश्न पूछने की परंपरा नहीं है। ये नियमों के विरुद्ध है। नेता विपक्ष होने का मतलब यह नहीं हो जाता कि आप जो चाहे करें, जब चाहे बोलें, जब चाहे सदन में बातें करते रहें और जब चाहे गायब हो जाएं। नेता विपक्ष का पद एक जिम्मेदारी की पोजीशन है और राहुल गांधी को इसकी गरिमा का ध्यान रखना ही चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए गए जस्टिस यशवंत के केस में आज पुलिस की एंट्री हुई। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज जस्टिस वर्मा के घर पहुंची और उस स्टोर को सील कर दिया जिसमें 14 मार्च को आग लगी थी, जहां से भारी मात्रा में जले हुए नोटों की बोरियां मिली थी। आज नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला अपनी टीम के साथ जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले पर पहुंचे। जस्टिस वर्मा के बंगले पर पुलिस करीब 2 घंटे तक रुकी और जिस स्टोर रूम में आग लगी थी उसकी वीडियोग्राफी करवाई गई। फिर स्टोर रूम को सील कर दिया गया। बताया गया कि इस केस में पुलिस की एंट्री स्टोर रूम की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित इंक्वायरी कमेटी के आदेश पर हुई। कल कमेटी के 3 जज जस्टिस यशवंत सिन्हा के घर गए थे, मुआयना किया था और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा को आदेश दिया था कि पुलिस जले हुए स्टोर रूम को सील करे। इस केस में एक और डेवलपमेंट हुआ। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। एडवोकेट मैथ्यूज ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में अपनी पिटीशन को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह के केस की जांच का कोई मैकेनिज्म नहीं है, जांच पुलिस ही कर सकती है, इसलिए इस केस में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, जांच शुरू होनी चाहिए। अगर देरी हुई तो सारे सबूत मिट जाएंगे और जुडिशरी पर लगी आरोपों का शक और बढ़ेगा। हालांकि सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने तुरंत इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया और मैथ्यूज को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से संपर्क करने को कहा। आज जब जज साहब के घर पुलिस ने उस स्टोर को सील किया जहां जले हुए नोट मिले थे तो सबने पूछा कि पुलिस ने इतनी देर क्यों की? क्या यह काम पहले नहीं होना चाहिए था? लेकिन इस मामले में पुलिस की मजबूरी समझनी चाहिए। अगर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो पुलिस के हाथ वाकई में बंधे हुए हैं। यह बंधन लगाया था जस्टिस वेंकट चलैया ने 1994 में। इसके मुताबिक पुलिस न तो किसी जज के खिलाफ एफआईआर कर सकती है, न मुकदमा दर्ज कर सकती है। अगर जज हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी होगी और अगर जज सुप्रीम कोर्ट का है तो सीजीआई से पूछना पड़ेगा। जजेस के केस में पुलिस पर और भी पाबंदियां हैं। नियमों के मुताबिक पुलिस किसी जज को अरेस्ट नहीं कर सकती, जज से न बयान लिया जा सकता है, न पंचनामा किया जा सकता है और न ही उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा सकता है जब तक कि उनका लीगल एडवाइजर मौजूद ना हो और जब तक ऐसा करने की परमिशन ना हो। तो मोटी बात यह है कि किसी भी जज के खिलाफ एक्शन लेने से पहले पुलिस को 10 बार सोचना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। इसीलिए जब जज साहब के घर में कैश मिलने की बात आई, जले हुए नोट का वीडियो दिखाई दिया तो मौके पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई, न बयान ले पाई, न पंचनामा कर पाई। अब भी पुलिस जो एक्शन ले रही है वो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट किए गए 3 जजेस के डायरेक्शंस पर है, उनकी हेल्प करने के लिए है। इसीलिए इस मामले में पुलिस को दोष कैसे दिया जा सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कड़े शब्दों में आलोचना की। फैसले में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सख्त लफ्जों में कमेंट किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पर रोक लगा दी। असल में 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस राम नारायण मिश्रा ने नाबालिग लड़की के साथ रेप के केस में एक बेहद विवादित फैसला सुनाया था। जज साहब ने अपने फैसले में कहा, किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को छूना, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करना रेप नहीं माना जा सकता। मामला यूपी के कासगंज का था। एक बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश हुई थी। आरोपी ने बच्ची के साथ ज्यादती की थी, उसकी बॉडी को गलत तरीके से छुआ था, उसके कपड़े खोलने की कोशिश की थी। इसी केस में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने
अपने फैसले में कहा कि अगर आरोपी महिला के साथ छेड़खानी करता या उसके साथ कपड़े उतारने की कोशिश करता है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका इरादा रेप करने का था। ऐसे आरोपी के खिलाफ बलात्कार का केस चलाना ठीक नहीं होगा। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा के इस फैसले की पूरे देश में आलोचना हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज माफ कीजिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्रा के फैसले को असंवेदनशील और अमानवीय, इनसेंसिटिव और इनह्यूमन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण ने 4 महीने रिजर्व रखने के बाद जो फैसला सुनाया इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह ने कहा आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में फौरी राहत नहीं देता, लेकिन हाई कोर्ट के जज का यह फैसला बेहद गंभीर है, इसलिए इस फैसले पर रोक लगाई जाती है। अब हाई कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल मामले के आरोपी या कोई और रेफरेंस के तौर पर भी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी उचित कदम उठाने को कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। इस फैसले को इनसेंसिटिव और इनह्यूमन बताया, लेकिन क्या सिर्फ इस फैसले पर रोक लगाना काफी होगा? क्या सिर्फ इस जजमेंट को इनसेंसिटिव कहना, इनह्यूमन कहना काफी होगा? जजमेंट लिखते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब को मालूम था कि वो एक बेटी के बारे में कैसी बातें लिख रहे हैं। यह फैसला कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था। 4 महीने जजमेंट को रिजर्व रखने के बाद सुना गया था। क्या ऐसे मामलों में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए ताकि अगली बार इनसेंसिटिव और इनह्यूमन जजमेंट लिखने से पहले कोई भी 2 बार सोचे। पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया। भगवंत मान अब ड्रग सेंसस करवाएंगे, यानी सरकारी अफसर घर घर जाएंगे और पता लगाएंगे कि परिवार का कोई मेंबर ड्रग एडिक्ट तो नहीं है। पंजाब में नशे के आदी लोगों का पूरा ब्यौरा जुटाया जाएगा, डेटा इकट्ठा किया जाएगा और इसके बाद उनके पुनर्वास का इंतजाम भी सरकार करेगी। भगवंत मान ने आज जो बजट पेश किया उसमें ड्रग सेंसस के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने असेंबली में ड्रग सेंसस से सरकार को यह पता चलने की बात कही कि पंजाब में कितने ड्रग एडिक्ट हैं। सेंसस से मिले डेटा की मदद से ड्रग्स की प्रॉब्लम से निपटने की इफेक्टिव रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान से ड्रग्स की स्मगलिंग रोकने के लिए पंजाब सरकार 5000 होम गार्ड्स की भर्ती करेगी। इसके लिए भगवंत मान सरकार ने बजट में 110 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। हरपाल चीमा ने कहा कि पहले की सरकारों ने पंजाब को ड्रग्स के दलदल में धकेल दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब को नशे से निजात दिलाकर ही रहेगी। युद्ध नशा के विरुद्ध एक बड़ी मुहिम जी पंजाब शुरू हुई है, जिसके अंदर असी वख-वख वो बंद किए ने और 5000 असी नौजवानों पंजाब के उद्यमी नौजवानों पंजाब होमगार्ड भर्ती करांगे, जिहड़े कि सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनणगे BSF तो बाद, ताकि साडा उत्थे जिहड़ा ड्रोन दे राही या किसी होर तरीके दे नाल जिहड़ा नशा गा वो जिहड़ा सरहद तो पार आउंदा गा उहनूं रोकण दे अंदर असी पंजाब जिहड़ी अपनी भूमिका निभा सके और इहदे लई 110 करोड़ रुपए दा उपबंध असी इस ਉਹਦੇ बजट किया गया। नाल दी नाल असी ड्रग सेंसस जिहड़ी आ बहुत बड़ी गल है कि ड्रग सेंसस असी पंजाब च करा रहे हैं, जिहदे नाल असी हर ग्राउंड लैवल ते जिहड़े ने वो बेरवे एकत्र करांगे और इहदे लई 150 करोड़ रुपया जिहड़ा खर्च होने की संभावना की। पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ अगर एक्शन हो रहा है तो ये अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि पंजाब सरकार पिछले 2 महीने से ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन अगर भगवंत मान इस मामले में अमित शाह से सीखें तो उन्हें यह अभियान चलाने में और ज्यादा मदद मिलेगी। अमित शाह ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें जो ड्रग्स लेता है उसे विक्टिम माना जाता है और ड्रग का व्यापार करने वाले को गुनहगार माना जाता है। पहले जिसके पास
पुड़िया मिलती थी उसे पकड़ा जाता था, अब पुड़िया बनाकर सप्लाई करने वाले को पकड़ा जाता है। मुझे लगता है ये एक वेलकम चेंज है और इसका असर दिखाई दे रहा है। अमित शाह ने राज्यसभा में ड्रग्स के खिलाफ अभियान के जो आंकड़े दिए थे वो हैरान करने वाले हैं। अमित शाह ने 2004 से 2014 के कांग्रेस राज में और 2014 से 2025 की मोदी सरकार के काम को कंपेयर किया। कांग्रेस के 10 साल में 25 लाख किलो ड्रग्स जब्त हुई। पिछले 10 साल में 1 करोड़ किलो से ज्यादा जब्त की गई। कांग्रेस के 10 साल में 40,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे। मोदी सरकार में 1,50,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए। अमित शाह ने इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के तरीके में सरकार ने बदलाव किया। कांग्रेस के 10 साल में 3,36,000 किलो ड्रग्स जलाए गए थे। पिछले 10 साल में 31 लाख किलो ड्रग्स जलाए गए। अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस के समय ड्रग माफिया के खिलाफ 1,73,000 मामले दर्ज हुए और पिछले 10 साल में 6,56,000 मामले दर्ज हुए। असल में बात सिर्फ फिगर्स की नहीं है। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि ड्रग्स के खिलाफ देश में जंग जरूरी है। देश जंग जीतेगा। सिर्फ सरकार की नीति और नीयत सही और साफ होनी चाहिए।